जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन बंदर के बारे में। ऑपरेशन बंदर की हम शुरुआत करें उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले हमने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट पे भी एक वीडियो बना के रखी है, जिसको आप सब जरूर देखिएगा। आज से ठीक 4 वर्ष पहले भारतीय वायुसेना के द्वारा एक ऐसे मिशन को कैरी आउट किया गया था जिसने पाकिस्तान को अंदर तक हिला के रख दिया था, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर घुस करके उनके टेरर कैंप्स को तबाह किया था, बल्कि पाकिस्तान को सख्त लहजे में ये संदेश भी दिया था कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए भारत किसी भी हद तक जा सकता है। दरअसल ऑपरेशन बंदर की आधारशिला रखी गई थी पुलवामा अटैक के बाद। पुलवामा अटैक एक ऐसा अटैक था जिसने भारत में जो आक्रोश है उसको काफी ज्यादा बढ़ाया था, और उसमें भारत के 40 से ज्यादा वीर जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। और भारत ने पाकिस्तान की उसी कायराना हरकत के जवाब में ऑपरेशन बंदर की शुरुआत करी थी। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। दरअसल ऑपरेशन बंदर ठीक पुलवामा अटैक के 12 दिन बाद हुआ था, यानी 26 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेशन बंदर की शुरुआत करी गई। दरअसल ऑपरेशन बंदर जो नाम है वो रामायण से लिया गया, जिसमें भगवान श्री हनुमान लंका जाते हैं और लंका में उनके द्वारा रावण की लंका का दहन किया जाता है, और उसी पर आधारित था हमारा ऑपरेशन बंदर। आइए जानते हैं इसके बारे में सारी बातें डिटेल में। 26 फरवरी 2019 सुबह 3 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में इन्फॉर्म किया जाता है कि भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसने के लिए तैयार हैं। दरअसल भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 एयरक्राफ्ट ने अलग अलग एयरबेसेस से उड़ान भरी थी, लेकिन सबके उद्देश्य एक ही थे, और वो था पाकिस्तान के अंदर उपस्थित टेरर कैंप्स का सफाया। ये सारे एयरक्राफ्ट एक साथ पाकिस्तानी एयर स्पेस में एंटर करते हैं, और भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट्स के द्वारा 5 स्पाइस 2000 बॉम्ब्स को सुबह 3:30 में टारगेट पे ड्रॉप किया जाता है, और उनका टारगेट होता है आतंकवादियों की वो बिल्डिंग जिसमें वो आराम कर रहे थे। जी हाँ, आतंकवादियों की उस बिल्डिंग को ये 5 स्पाइस 2000 बॉम्ब्स अपना टारगेट बनाते हैं, और ये अटैक होता है सुबह 3:30 में। गौर करने वाली बात एक ये है कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, यानी इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स के द्वारा सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही टारगेट को तबाह कर दिया जाता है। और इससे पहले कि पाकिस्तान कुछ समझ पाता, 2 मिनट के अंदर ही ये जो एयरक्राफ्ट थे ये सुरक्षित भारतीय वायुसेना में एंटर कर चुके थे। ये एयर स्ट्राइक इतनी जल्दी हुई कि पाकिस्तान को समझने का कुछ मौका ही नहीं मिला, और इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान में उपस्थित तकरीबन 350 से 400 आतंकवादी काल के गाल में समा गए, और इस प्रकार भारत ने पुलवामा अटैक का एक जोरदार बदला लिया। भारतीय वायुसेना का ये अटैक जितना घातक था, उसके पीछे की प्लानिंग उतनी ही ज्यादा जबरदस्त थी। भारतीय वायुसेना के द्वारा एक सिंपल और ब्रिलियंट प्लान को बनाया गया था, जिसके अंतर्गत पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं और जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्हें पूरी तरीके से नजरअंदाज किया गया। उनको भनक तक ही नहीं लगी कि भारतीय वायुसेना इतने बड़े ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने वाली है। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 को साथ देने के लिए 4 सुखोई 30 MKI भी मौजूद थे, जो कि उनको एयर कवर प्रदान कर रहे थे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने फाल्कन एवैक्स को भी एयरबॉर्न किया था। नेत्र अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी एयरबॉर्न था। इसके अलावा 2 IL-78 एयरक्राफ्ट भी एयरबॉर्न थे, जो कि मिड एयर रिफ्यूलिंग के काम में आ सकते थे। और भारतीय वायुसेना के जो मिराज 2000 एयरक्राफ्ट थे, इन्हें इजरायली स्पाइस 2000 बॉम्ब से इक्विप किया गया था, जिनका टारगेट था बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद का टेरर कैंप, जो कि तबाह भी कर दिया गया। पाकिस्तानी एयर डिफेंस कॉम्बैट एयर पेट्रोल को बेवकूफ बनाने के लिए इन एयरक्राफ्ट ने आगरा और बरेली एयरबेसेस से उड़ान भरी थी। अब क्योंकि इन्हें दिल्ली से उड़ान भरनी थी, इसलिए एयरफोर्स ने पहले ही ट्रैफिक कंट्रोल को अलर्ट किया था कि वो एक एयर स्पेस का डार्क कॉरिडोर बनाए, जहां पर ये एयरक्राफ्ट बिना डिटेक्ट हुए उड़ान भर सके। और जैसे ही इंडियन एयरफोर्स के ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयर स्पेस के पास पहुंचते हैं, तो इनका जो एक फॉर्मेशन होता है वो सीधा बहावलपुर की तरफ उड़ान भरना शुरू करता है, और इसकी भनक तुरंत पाकिस्तान को लग जाती है। और पाकिस्तान ये सोचता है कि भारतीय वायुसेना का ये जो फॉर्मेशन है ये बहावलपुर में अटैक करने वाला है। फिर क्या होता है, पाकिस्तान तुरंत अपने फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना की इस स्ट्राइक को रोकने के लिए स्क्रैम्बल करता है, और पाकिस्तान के जो जेट हैं वो बहावलपुर की तरफ चले जाते हैं।
और उनके जो एयर डिफेंस नेटवर्क्स हैं उनका ध्यान भी उसी तरफ चला जाता है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान का ध्यान उन लो फ्लाइंग मिराज जेट से हट जाता है जो कि वाकई आ रहे थे बालाकोट की तरफ। और ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये बिना डिटेक्ट हुए पाकिस्तान के स्पेस में घुसते हैं और पाकिस्तान के रेडार्स को इनकी भनक तक नहीं लगती है। और जब तक पाकिस्तान को इन लो फ्लाइंग जेट की भनक लगती तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जो जेट थे वो ऑलरेडी 150 किलोमीटर दूर पहुंच चुके थे और अब वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। अगर उनको स्क्रैम्बल भी किया जाता तब भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। और इसी का फायदा भारतीय वायुसेना के मिराज जेट ने पूरी तरीके से उठाया और आतंकवादियों के कैंप्स को तबाह भी कर दिया। टोटल 5 बॉम्ब भारतीय वायुसेना के मिराज जेट के द्वारा फायर किए गए या लॉन्च किए गए टारगेट्स में, जिसमें से 3 बॉम्ब्स ने एक बड़े कॉम्प्लेक्स को हिट किया जहां पर 150 से ज्यादा जो रिक्रूट्स थे वो मौजूद थे, और एक बम ने एक यू आकार के कॉम्प्लेक्स को हिट किया जहां पर माना जाता है कि जो लीडरशिप थी वो मौजूद थी, और अंतिम बॉम्ब ने एक बिल्डिंग को हिट किया जहां पर मास्टर ट्रेनर्स मौजूद थे। हालांकि एक टारगेट जो कि इसी स्ट्राइक से बच गया था और वहां पर यूसुफ अजहर भी मौजूद था, और उसके पीछे का कारण ये था कि जो एयरक्राफ्ट अटैक के लिए चुना गया था वो टारगेट पे बॉम्ब को लॉक नहीं कर सका और ये जो अपॉर्चुनिटी थी ये मिस हो गई। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी भारतीय वायुसेना के जो मिराज 2000 एयरक्राफ्ट थे वो अटैक करने के बाद अपने एयर बेसेस में सुरक्षित लौट चुके थे। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा बालाकोट को ही क्यों चुना गया। और भी कई टारगेट्स थे जिनको भारतीय वायुसेना चुन सकती थी, लेकिन सिर्फ बालाकोट ही क्यों चुना गया। तो उसके पीछे का भी एक बड़ा कारण है। आइए समझते हैं कि वो कारण क्या है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की नजर में टोटल 15 कैंप थे जो कि आतंकवादियों के ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, और इन्हें अलग अलग टेरर ग्रुप्स के द्वारा चलाया जा रहा था, संचालित किया जा रहा था। लेकिन इन 15 में से 3 मेन कैंप्स स्ट्राइक के लिए चुने जाते हैं, जिसमें से पहला होता है बहावलपुर कैंप जो कि पाकिस्तानी पंजाब में मौजूद है। दूसरा है सवाई नाला जो कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में मौजूद है, और तीसरा है बालाकोट जो कि खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में मौजूद है। लेकिन फाइनली बाद में बालाकोट को चुना जाता है स्ट्राइक के लिए, क्योंकि इसे टेररिज्म का एपिसेंटर माना गया और इस कैंप को जैश-ए-मोहम्मद के द्वारा संचालित किया जा रहा था जो कि पुलवामा अटैक में इन्वॉल्व था। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के अगर एस्टिमेट की बात करें तो 198 किलोमीटर के इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है उसमें 4 टेरर कैंप्स एक्टिव थे, और अक्रॉस द एलओसी बात की जाए तो 18 से 20 कैंप संचालित किए जा रहे थे। बालाकोट लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी में था, और ये इंडियन ही नहीं बल्कि अमेरिकन फोर्सेस के भी रडार में था, क्योंकि ये एटमाबाद से जहां पर अलकायदा मारा गया था, अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन मारा गया था यूएस फोर्सेस के द्वारा, वहां से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर था। इस अटैक के अपने काफी कॉन्सिक्वेंसेस थे, और पाकिस्तान की नजर खोलने के लिए या पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए ये स्ट्राइक काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि ये स्ट्राइक टोटली पाकिस्तान के इंटेलिजेंस और उनके एयर डिफेंस के फेलियर के तौर पर देखी जाती है, क्योंकि न सिर्फ भारतीय एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के अंदर घुसते हैं बल्कि उनके टेरर कैंप्स को तबाह करके सुरक्षित वापस आ जाते हैं और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता। और ये वर्ष 1971 के बाद से ऐसी पहली स्ट्राइक थी जो कि इतने बड़े पैमाने में पाकिस्तान के अंदर घुस के अंजाम दी गई थी, और इस इंसिडेंट ने पाकिस्तान के उस न्यूक्लियर थ्रेट के बबल को ब्रेक कर दिया जिसको लेकर के पाकिस्तान हमेशा फूलता नहीं संभालता था। और भारत ने ये मैसेज पाकिस्तान को दिया कि अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए भारत किसी भी हद तक जा सकता है और भारत कुछ भी कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने मित्रों और अपने परिवारजनों के साथ इसको शेयर भी करिए ताकि वो भी इस घटना के बारे में जान सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।